हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास 10th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, इसी के कल के पेपर के लिए। जी हाँ बच्चों, कल यानी कि आप सभी का क्लास 10th का एसएसटी का जो बोर्ड एग्जाम है, ये कल दैट मीन्स कि 7 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझ रहे थे, है ना। तो ये वीडियो हमारे इसी पीवाईक्यू के पार्ट 2 की रहेगी। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको ये पार्ट 2 की वीडियो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सुनो ध्यान से। क्योंकि इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों अपना खंड नंबर घ, जिसमें हमारे 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो से आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। 5वां खंड डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे केस बेस्ड यानी कि स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बच्चों मैप को। ठीक है, हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप आपका और ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप, कुल मिला के 5 नंबर का मैप। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे सर ये पैटर्न तो है ही नहीं इस साल का। बच्चों मैंने बताया ना आपको, ये आपका पीवाईक्यू है, पिछले साल का पेपर है। और पिछले साल पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से था, और हमें पैटर्न से उतना लेना देना है नहीं एक्चुअल में। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। बाकी देखो, इस साल पेपर का पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का रहेगा। 4 सेक्शन होंगे टोटल, 20-20 नंबर के हर एक किताब के हिसाब से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में ये रहा। ठीक है, तो चलो बच्चों रेडी हो जाओ अब आप लोग आज के इस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के पार्ट 2 की वीडियो के लिए। और हाँ देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपका 10वीं का ये आखिरी एसएसटी का बोर्ड का एग्जाम रह गया है। ठीक है, कल खत्म। तो अगर आप सारे बच्चे चाहते हैं कि आप 10वीं क्लास जैसे आपने पढ़ी है वैसे ही या फिर उससे भी अच्छी तैयारी आप 11वीं क्लास की करें और साथ ही साथ 12वीं क्लास की करें, तो आप सारे के सारे बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसको देख सको बच्चों। ठीक है ना, और मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशली ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो रेडी हो जाओ आज के इस पीवाईक्यू पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए। बच्चों तैयार हो आप सब? और हाँ, आप सभी बच्चों को आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पिछली वीडियो के अंदर यानी कि जो पार्ट 1 का वीडियो था, उसमें हमने सेक्शन ए अपना पूरा डिस्कशन कर लिया था, जितने भी हमारे एमसीक्यू थे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में। ठीक है, फिर हमने अपना जो खंड नंबर खा है ये भी पूरा देख लिया था, यानी कि सेक्शन नंबर बी। और उसके बाद हमने अपना जो खंड नंबर गा है ये भी डिस्कस कर लिया था। अब जो शुरुआत होगी बच्चों आज के पेपर से, वो है हमारे यहाँ पे खंड नंबर घा। ठीक है, खंड नंबर घा कह लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस का। ठीक है, या फिर यूं कहें कि आपका जो सेक्शन नंबर डी है वो यहां से शुरू होगा। ठीक है, अब आप सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस को समझने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है खंड नंबर घा का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि 30, स्थानीय पर्यावरण और आसपास के समुदायों के स्वास्थ्य पर खनन गतिविधियों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो, मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर इलाका है। ठीक है, अब इलाके में जब माइनिंग की जाएगी, ठीक है, जब खुदाई की जाएगी, तो एक तो ये बताओ कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते थे, यहाँ पे माइनिंग हो रही है, इस पे क्या असर पड़ेगा। इसका एक आप करंट एग्जांपल ले लो, जो अरावली हिल्स हैं। ठीक है, अभी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। अरावली हिल्स के लिए अभी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उनकी पेड़ों को काटा जाए, वहाँ की जो 90 मीटर के आसपास की जो भी वो हैं, क्या बोलते हैं, पहाड़ी हैं, उनको हटा दिया जाए, है ना। तो जब यहाँ पे माइनिंग होगी या जो भी डेवलपमेंट होगा, तो इससे वहाँ के इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली और वहाँ के जो पीपल्स है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप इसको करंटली अफेयर से भी जोड़ के लिख सकते हो। आओ आपको मैं आंसर बताता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो आंसर कैसे लिखना है। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखो खनन के खतरे पर या इस माइनिंग की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खनन के प्रभाव नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला, खनिकों के द्वारा सांस में ली जाने वाली धूल और हानिकारक धुआं उन्हें फुफ्फुसीय रोगों की चपेट में ले जाता है। जो लोग माइनिंग करते हैं ना, जो खोदते हैं, बेसिकली माइनिंग करते हैं, वहां के लोग जब सांस लेते हैं ना, तो सांस के साथ में ही बहुत सारी धूल, बहुत ही सारा पॉल्यूटेड जो धुआं है वो उनके
फेफड़ों के माध्यम से जाता है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार बना सकता है। दूसरा, खदान की छतों के गिरने का खतरा। कई बार माइनिंग करते हुए 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर अंदर जब चले जाते हैं सुरंग बना के, तो डर ये रहता है कि खदान की छत अगर गिर गई तो सब दब के मर जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है, भूस्खलन जिसे आप कह सकते हो। ठीक है। कोयला खदानों में बाढ़ और आग खनिकों में लगातार खतरा। ठीक है, जो कोयल माइनिंग होती हैं वहाँ पे बाढ़ आने का, ठीक है, या फिर आग वगैरह लग जाना बहुत बड़ा एक रीजन होता है। ठीक है। इसके अलावा तथ्य ये है कि खनन जो है ना, माइनिंग सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक होती है। ठीक है, सबसे खतरनाक कोई काम है तो माइनिंग है। इसमें पता ही नहीं चलता हमें कब मौत को गले लगाना पड़ जाए। खनन का आमतौर पर बहुत सारे कचरे के उत्पादन के साथ में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जहाँ पे खनन होता है, माइनिंग होती है, उस पर्टिकुलर इलाके में बहुत सारा कचरा होता है, और जो कि कई बार ऐसा कचरा होता है जिसे हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से स्थानीय वनस्पतियों और जीवों में व्यवधान और स्थानीय जल स्रोतों का संदूषण होना, क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर इलाका है, अगर यहाँ पे माइनिंग होगी तो यहाँ का जो भी वन का इलाका है, पेड़ पौधे वो काटे जाएंगे, है ना। और उन पेड़ पौधों, जंगली इलाकों में जो जीव जंतु रहते थे उनका भी आवास छिन गया। ठीक है, जल के जितने भी संसाधन थे वो भी खत्म हो गए, नदियां पहाड़ वगैरह जो थी वो खत्म हुए, है ना। अब इसके लिए बड़े पैमाने पर उपजाऊ मिट्टी को हटाने की आवश्यकता होती है। माइनिंग करोगे तो सिंपल सी बात है, मिट्टी तो हटानी पड़ेगी, खोदना तो पड़ेगा ही। इससे कटाव, ठीक है, लोगों के घर का छिनना और प्रदूषण सब होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। सर कल मॉर्निंग में क्लास होगी? जी हाँ, कल मॉर्निंग में, यानी कि आपका जब पेपर है उसी की सुबह सुबह आपकी क्लास होगी 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 AM, 5:30 बजे आपकी क्लास होगी। सारे बच्चों ध्यान से सुन लो, 5:30 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, सुबह सुबह। ओके, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो एक बार सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 30 आपको ढंग से समझ में आ गया कि नहीं। अगर हाँ तो जल्दी से बताओ बच्चों। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे कि एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन द लोकल एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज। तो क्या असर पड़ता है बच्चों? ये रहे सारे के सारे आपके पॉइंट्स जिसे आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में आप ऐसे पढ़ सकते हो। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। अब 31 क्या कहता है बच्चों? नेपोलियन का एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले प्रशासक के रूप में आप मूल्यांकन कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के जरिए बताओ। देखो, नेपोलियन जो था ना, वो एक बहुत ही तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाला एक शासक था, एक राजा था। तो आप इस बात को कैसे साबित करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि नेपोलियन तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाला एक राजा था? तो भाई मेरे पास इसके बहुत सबूत हैं। ठीक है, और आपको मैं एक एक करके बताता हूं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, 1804 की नागरिक संहिता। ठीक है, इस नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में भी हम जानते हैं, इस 1804 की नागरिक संहिता ने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। ठीक है, लोगों के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, साथ ही कानून के समक्ष समानता दिलवाई और जन्म के आधार पे सभी के विशेष अधिकार को मिटा दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट 1804 की नागरिक संहिता। 2 नंबर में आ सकता है बच्चों कि नागरिक संहिता किसे कहते हैं? तो ये 1804 में नेपोलियन के द्वारा लाई गई, जिसे आमतौर पे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इसने 3 सबसे बड़े बड़े काम किए। नंबर 1, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। नंबर 2, कानून के समक्ष समानता को स्थापित किया। नंबर 3, जन्म के आधार पे समाज में जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा, फ्रांसीसी नियंत्रण के तहत क्षेत्रों के द्वारा नेपोलियन संहिता का पालन किया गया था। ठीक है, फ्रांसीसी नियंत्रण होने के बावजूद भी नेपोलियन संहिता का पालन किया गया। इसके अलावा नए व्यापारियों, नए कारीगरों, किसानों और श्रमिकों ने नई मिली स्वतंत्रता का खूब आनंद लिया, है ना, जिससे पता चलता है कि ये लोग नेपोलियन से काफी खुश रहे। ठीक है, अब इसके अलावा इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच गणराज्य जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसानों को जागीर से बकाया मुक्त कर दिया। दोबारा सुन लो, हुआ क्या कि इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच जैसे इलाकों में, ठीक है, जो फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, यहां पर
किसानों को जागीर के बकाया से मुक्त किया गया, किसानों को भूदास्ता से मुक्त किया गया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बना दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। अगला, कस्बों में गिल्ड प्रतिबंध हटा दिए गए। ठीक है, जो गिल्ड प्रतिबंध होते थे वो हटा दिए गए कस्बों से। संचार और परिवहन प्रणालियों में सुधार लाया गया। इसके अलावा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल और पूंजी की आवाजाही और विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए माल के छोटे पैमाने के उत्पादकों और व्यापारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा, मानकीकृत माप और वजन और समान कानून बहुत मददगार थे। ठीक है, तो नेपोलियन ने समान राष्ट्रीय मुद्रा, मानकीकृत माप, वजन और समान कानून ये बनाए, जिससे कि व्यापारियों को ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक पहुंचाया उन्हें। ठीक है, उन्हें लाभ पहुंचाया। ठीक है, तो ये बच्चों वो पॉइंट है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन एक बहुत ही तर्कसंगत और कुशल प्रशासक रहा था। उसने कई नीतियां बनाई जिससे कि उसका जो भी प्रशासन था वो अच्छे से चला, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट आएंगे आपके। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से याद कर लेना बच्चों, आपको मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया है। तो एक बार कमेंट में, लाइव चैट में बताओ 31 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी से बताओ, तब तक हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड इफिशिएंट सिस्टम? इक्वेट विद दी सब एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ में सबसे पहले द सिविल कोड जो कि 1804 में आया था वो यहाँ पे। हाँ जी सर, आ गया समझ, वेरी गुड। और पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, वो आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है अथवा, यानी कि ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन क्या है? वर्ष 1815 में वियना की कॉन्फ्रेंस में रूढ़िवादियों के द्वारा लिए गए निर्णयों का विश्लेषण कीजिए। दैट मीन्स 1815 में, 1815 में वियना की जो कांग्रेस में रूढ़िवादियों के द्वारा निर्णय लिए गए वो बताओ। हैं सर, एक बार दोबारा से देखो। सन 1815 में वियना की जो कांग्रेस है, ठीक है, वियना की कांग्रेस, यहां पर रूढ़िवादियों ने जो निर्णय लिए वो बताइए। तो आओ बच्चों, हम निर्णय बताते हैं आपको बढ़िया तरीके से। देखो, तो सबसे पहला था कि 4 महान यूरोपीय शक्तियां, ठीक है, कौन कौन सी 4 महान यूरोपीय शक्तियां? ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया, इनके प्रतिनिधि जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था, ठीक है, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नेपोलियन को किसने हराया था बच्चों? 4 यूरोपीय महान शक्ति, ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि ने। अब इन्हीं ने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया कि हम वियना में मिलेंगे, एक समझौता तैयार करेंगे। तो कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी और परिणाम 1815 की वियना संधि की थी। आगे, इस संधि का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में हुए परिवर्तनों को पूर्ववत करना और नेपोलियन के द्वारा उखाड़ फेंके गए राजशाही को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी का आदेश बनाना। देखो ध्यान से सुन लो, 1815 की वियना संधि के 3-4 परिणाम निकले। सबसे पहला, इसका उद्देश्य क्या था? नेपोलियन युद्धों के दौरान में जो भी यूरोप में परिवर्तन हुए उसको पहले जैसा बनाना। दूसरा, नेपोलियन ने जिस राजशाही को उखाड़ फेंका था उस राजशाही को दोबारा से बहाल करना। और तीसरा, यूरोप में एक नया रूढ़िवादी आदेश बनाना। ठीक है, इसके अलावा बूर्बो राजवंश फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे पदयुक्त सत्ता था, तो बूर्बो राज जो वंश है इसको बेसिकली बहाल किया गया। फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिसे उसने नेपोलियन के अधीन कर लिया था। इसके अलावा भविष्य में इसे विस्तार से रोकने के लिए फ्रांस की सीमा पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित कर दी गई ताकि कोई और इसे आगे ना बढ़ा सके। उदाहरण के लिए नीदरलैंड का राज्य, जिसमें बेल्जियम शामिल था, उत्तर में स्थापित किया गया, है ना। एक आधा और पॉइंट है बच्चों इसका, उसके बाद हमारा ये पूरा हो जाएगा। जैसे कि नेपोलियन के द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ अछूता नहीं रहा। ठीक है, पूरब में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया जबकि प्रशिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा दिया गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पॉइंट होगा। सर मैप करवाएंगे, अभी मैप भी करवाएंगे, डोंट वरी, मैप भी अभी आपको इसी सेशन में करवा देंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट है क्या इसके? हाँ, एक ये पॉइंट भी है कि इस प्रकार 1815 में स्थापित
रूढ़िवादी शासन निरंकुश थे। वे आलोचना और असहमति को सहन नहीं करते थे। अगर उनके खिलाफ में कोई बात करे, कोई असहमति जताए, आलोचना करे तो उसको सहन नहीं करते थे। उन्होंने निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। कोई भी कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, इन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब सेम इंग्लिश में क्वेश्चन की एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बच्चों? ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट्स जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो A to Z। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और भी 3-4 पॉइंट है बच्चों आपके, तो ये रहे। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में कहा गया है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करो। पहले तो समझो बहुदलीय मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक से ज्यादा दलीय दल का होना जो कि चुनाव में भाग लेते हैं, समय समय पर अपनी अपनी सरकार भी बनाते हैं। ठीक है, तो भारत या फिर भारत जैसे ही लोकतांत्रिक देशों में ये जो बहुदलीय व्यवस्था है, आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है हमें। ठीक है, तो आओ आवश्यकता समझते हैं। देखो, भारत जैसी लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुदलीय राजनीतिक नागरिकों के विविध हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बहुदलीय जो व्यवस्था होती है, जो राजनीति होती है, इसमें बेसिकली नागरिकों के अलग अलग हितों को, उनकी अलग अलग आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है इस बहुदलीय राजनीति के माध्यम से। बहुदलीय प्रणाली प्रतिस्पर्धी और गतिशील राजनीतिक वातावरण की अनुमति देती है। ठीक है, बहुदलीय है तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रतिस्पर्धा तो लगी ही रहेगी और ये गतिशील है। यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं और एजेंडों वाले दल भाग ले सकते हैं। ठीक है, भारत में चुनाव वगैरह जब होते हैं ना, तो अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग अपने देश के विकास को, एजेंडे जो होते हैं विकास के, इनके अलग अलग, उनके हिसाब से भाग लेते हैं और मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कौन किससे कितना ज्यादा समर्थन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर है कि कई पार्टियों की उपस्थिति भी किसी एक पार्टी के बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होने के खिलाफ नियंत्रण और संतुलन प्रदान करती है। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो उसमें से एक पार्टी के बहुत शक्तिशाली होने पर, प्रभावी होने पर, बहुत से अन्य जो पार्टी होती है वो उसके खिलाफ नियंत्रण और संतुलन प्रदान करती हैं। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आनंद लेने की अनुमति देती है, क्योंकि इन दलों में हमारे पूरे भारत से हर संस्कृति, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न और अलग अलग पार्टियां समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सत्ता किसी एक पार्टी के हाथों में नहीं समाती है। इसीलिए भारत ने राष्ट्र में विशाल विविधता और बहुलता के कारण इस प्रणाली को अपनाया था। ठीक है ना, तो ये हमारी चुनावी प्रणाली हो गई। ठीक है बच्चों, तो एक बार बच्चों जल्दी से आप मुझे बताओ कि जो आपको मैंने 32वां क्वेश्चन समझाया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इजीली समझा दिया, समझ में आया आपको कि नहीं, जल्दी से बताओ। और सेम ही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो क्या आप आंसर लिखेंगे बच्चों? ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके सर, यस सर, हाँ जी सर, समझ गए सर, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से ही है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का मूल्यांकन कीजिए और एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने के लिए आवश्यक दशाओं का आकलन करो। 2 क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो नेशनल और जो भी लोकल पार्टीज होती हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, एक लोकल पार्टी का अगर उसे नेशनल पार्टी बनना है, राष्ट्रीय दल बनना है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, जो दशाएं हैं, जो नियम है, वो क्या रहेंगे। तो आओ समझो बड़े ही ध्यान से। देखो, राष्ट्र में राष्ट्रीय दल शक्तिशाली होते हैं, एक देश में राष्ट्रीय दल सबसे शक्तिशाली होते हैं। यह राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। देश के जितने मुद्दे होते हैं, जैसे आपने संघ सूची सुनी है ना, ये उससे संबंधित होते हैं। जबकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं इनकी शक्ति एक विशिष्ट क्षेत्र तक, यानी कि पर्टिकुलर एरिया या फिर एक राज्य तक ही सीमित होती है। ठीक है, और ये केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दों और मांगों पर
चर्चा करते हैं, ठीक है। उसी एरिया के, जैसे मान लीजिए कोई भी ना स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की, तो वो केवल अपने ही क्षेत्र के मुद्दे और मांगों पर विचार करेगी। राष्ट्रीय दलों के कार्य क्षेत्रीय सीमाओं पर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दल के जो भी कार्य होंगे ना, वो चाहे क्षेत्रीय लेवल पर ही क्यों ना करे वो कभी कभी, लेकिन वो रहेंगे हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे ही। क्षेत्रीय दलों के संचालन राज्य तक ही सीमित होते हैं, ठीक है, जबकि ये राष्ट्रीय मुद्दों तक। एक पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी बननी है तो उसके लिए लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करना चाहिए और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी चाहिए। कितनी सीटें? कम से कम 4 सीटें, ठीक है। दोबारा सुन लो बच्चों, दोबारा बताता हूं कि जैसे कोई भी पार्टी है, अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी बननी है तो या तो लोकसभा या तो राज्य 4 राज्यों की विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करें, ठीक है, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हों। एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने और कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायी चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना होगा। राष्ट्रीय दलों का उदाहरण जैसे कि भाजपा, कांग्रेस और बसपा। क्षेत्रीय दलों के उदाहरण जैसे कि डीएमके, ठीक है, बीजू जनता दल, ये सभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होता है और आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन 32 ये समझ में आ गया होगा। एक बार इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि इवेल्युएट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज एज द असेस द रिक्वायरमेंट फॉर अ रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट होंगे बच्चों? देखो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ठीक है। ये सारे पॉइंट है बच्चों जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। पहले आपके डिफरेंस हो जाएंगे और उसके बाद में ये जो 2 हैं आपके, ये उसके बारे में हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी सर, समझ गए, वेरी गुड। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है कि मिस्टर एक्स ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सकता था, ठीक है। क्या किया बच्चों? एक मिस्टर एक्स है, मान लीजिए आप हो, आपने ना एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पे पैसा उधार ले लिया क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सकता था। इसलिए मिस्टर एक्स को साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि का निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है। ब्याज दे इस वजह से क्या मजबूर किया गया उसे कि दूसरे जमींदार से उधार ले ले। इस स्थिति में उसे किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, वर्णन कीजिए। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि पैसा ले लिया, उधार दे नहीं पा रहा है और जिसने पहले उधार दिया था वो कह रहा था दूसरे जमींदार से उधार ले ले, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी मिस्टर एक्स के सामने? तो चलो आ जाओ देखते हैं बच्चों अच्छे से। देखो, मिस्टर एक्स ऋण जाल में गिर चुका है। किसमें? एक ऋण, इसके जाल में गिर गए हैं। वो ऐसी स्थिति होती है जहां वह किए गए ऋण को या फिर लिए गए ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र श्री एक्स के द्वारा चुने गए क्रेडिट का स्रोत था, जहां पर ब्याज दर अधिक होती है, कोई उचित दस्तावेज नहीं मांगा गया होता है, नियमों और विनियमों के किसी सेट का पालन नहीं किया जाता है, उधारदाता को अक्सर दंडित किया जाता था और उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता था। अब मिस्टर एक्स को ऐसी स्थिति में कुछ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या? मिस्टर एक्स को साहूकार के द्वारा भेजे गए पुरुषों से चल रहे उत्पीड़न और शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वो तो अपने लठैत भेजेगा, ठीक है, अपने बंदे भेजेगा, मेरे पैसा लेके आओ, इस तरीके से रिकवरी एक तरीके से। वह नियमित ब्याज भुगतान करने या उधार ली गई पूरी राशि को चुकाने में सक्षम नहीं होगा। इससे महत्वपूर्ण तनाव और चिंता हो सकती है, साथ ही संभावित शारीरिक चोटें भी उसे मिल सकती है, ठीक है। सूत ऋण, ठीक है, सूत ऋण चुकाने के लिए किसी अन्य जमींदार से उधार लेना मिस्टर श्री एक्स के लिए ऋण का एक चक्र बन जाएगा, खासकर यदि दूसरे ऋण का ब्याज दर भी और अधिक हो। तो मिस्टर एक्स कर्ज चुकाने के निरंतर दबाव और उधारदाताओं के उत्पीड़न के कारण मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसे व्यक्तिगत परिणामों का फिर अनुभव करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं कुछ बिंदु। आई होप आप समझ गए होंगे यहां तक। और इसी का ना जो सेकंड क्वेश्चन है उससे पहले इंग्लिश में देखो,
क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर एक्स बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. As he could not pay the interest, Mr. X was forced to borrow from another landlord to settle the amount for the interest borrowed to the money lender. Study consequences he may face in this situation. तो क्या क्या फेस करेगा, ठीक है. तो कुछ पॉइंट तो आपके ये हैं, ठीक है, और जो चीजें फेस करेगा उसके लिए आपके ये पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे याद कर लेना. चलो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड. क्या है बच्चों? स्वयं सहायता समूह गरीबी को खत्म करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, ठीक है. सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHH, ठीक है, यही है ना, इस यही कहते हैं ना मैंने. हाँ एक सेकेंड, ठीक है. सेल्फ HG यानी कि SHG, ठीक है, SHG ये गरीबी को खत्म करते हैं, पॉवर्टी को खत्म करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाते हैं. तो एग्जाम्पल के जरिए से बताइए. तो आ जाओ एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं. देखो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, बेसिकली स्वयं सहायता समूह गरीबों को बचत और आय उत्पन्न करने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है. वे बैंकों जैसे औपचारिक स्रोतों से कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्राप्त करते हैं. देखो दोबारा समझो. सबसे पहला, स्वयं सहायता समूह गरीबों को बचत करने में और आय को उत्पन्न करने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं. दूसरा, स्वयं सहायता समूह बैंकों जैसे औपचारिक स्रोतों से कम ब्याज दर पे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये 15-20 लोगों का एक समूह होता है ना, जो बचत करता है अपनी. फिर वे समर्थक ऋणाधार की मांग नहीं करते और इसीलिए गरीबों द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए है, ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए. तो ये स्वयं सहायता समूह, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्रामीण महिलाओं के लिए विकास करना, ठीक है, या फिर ग्रामीण महिला विकास कर सकें इस योग्य बनाना. उसके बाद अन्य विकास कारकों जैसे कि साक्षरता स्तर, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर परिवार नियोजन में सुधार करने में मदद करता है, ठीक है. इसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण में जो ये HHG होते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सस्ती दरों पे ऋण बचाने और उन तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जो उन्हें छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए विस्तार करने में सक्षम बनाता है. इस प्रकार इनका जीवन स्तर सुधर जाता है, ठीक है. इसके अलावा कौशल विकास की बात आ जाती है. सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को ये जो, देखो दोबारा पढ़ो, एक पॉइंट क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक साथ आने, अपने अनुभव साझा करने, एक दूसरे का समर्थन करने, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए एक मंच प्रदान करके जो SHG है, इसने महिलाओं को अपने जीवन का प्रभाव लेने और समुदायों में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सक्षम बनाया है, ठीक है ना. ये चीजें हैं. तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या अब आप लोग तैयार हो अपने 5वें खंड के लिए? ठीक है, 5वां खंड यानी कि सेक्शन नंबर E जिसे हम कह सकते हैं. और तब तक सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन. सब्सटेनेट विद सुटेबल आंसर. यस सर जी, तैयार हैं हम. ओके. वेल तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर यहां से देख सकते हैं. ओके, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, जिसे आप यहां से इजीली पढ़ सकते हो. चलो जी, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग सेक्शन नंबर E की तरफ. तो ये रहा हमारा सेक्शन नंबर E, और यहाँ पे मैं आंसर भी निकाल लेता हूँ एक ही बार में. देखो सेक्शन नंबर E है हमारा. 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड यानी कि केस आधारित. तो पहले हम केस पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या कहा गया है. देखो क्या लिखा है. निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा जाता है कि यह कमजोरों का हथियार है. निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहते हैं कि यह कमजोरों का हथियार है. लेकिन इस लेख का विषय जो शक्ति है
उसका उपयोग केवल मजबूत ही कर सकता है। यह शक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, वास्तव में यह गहन गतिविधि की मांग करता है। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, बल्कि एक सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, बल्कि वह न तो विनाश चाहता है न पीड़ा पहुंचाता है। सत्याग्रह के उपयोग में कोई दुर्भावना नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का सार है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह कहा जाता है। आत्मा को ज्ञान से सूचित किया जाता है, इसमें प्रेम की ज्योति जलती है। अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, ये निश्चित है कि भारत हथियारों के बल पर ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की पूजा करते हैं और वे सभी बन सकते हैं जैसा कि वे बन रहे हैं हथियारों के वाहक। भारत के करोड़ों लोग कभी हथियार नहीं उठा सकते, उन्होंने अहिंसा को अपना धर्म बना लिया, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी ने घोषणा ये की थी कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था और इसी सहयोग के कारण वह कायम रहा। यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो 1 वर्ष के भीतर ब्रिटिश शासन का पतन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, अब इनको देख लेते हैं। तो देखो यहां पे क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे, आओ ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने कहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार नहीं है। ठीक है, बिना क्रिया के प्रतिरोध करना कमजोरों का हथियार नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो देखो, गांधी जी ने कहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक अंदर से शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीव्र गतिविधि की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपको बाहर से शांत दिखना है ना, तो अंदर अपने हो रहे उस युद्ध से लड़ना पड़ेगा। आपने महाभारत में मामा शकुनी का एक डायलॉग सुना होगा, ठीक है, वो बहुत ही फेवरेट है कि रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में खेला जाता है ना। एक फेमस डायलॉग है उनका, और डायलॉग ही क्या, ये सच्चाई है। अगर आपको वाकई में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो रण में उतरने से पहले अपने मन में झांक के देखो, क्या आप मन के अंदर से मजबूत हो उस काम को करने के लिए। तो वही यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। ठीक है, किस किस बच्चे ने ये वाला सुना हुआ है कोट कि रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में खेला जाता है? एक बार बताना बच्चों, देखते हैं किस किस को पता है। अरे वाह सर, आप तो महाभारत की बात करते हो। हाँ जी, क्यों नहीं। ओके सर जी, आप इतना कैसे बोलते हो? हैं, कैसे बोलते हो? ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ाऊंगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं मैं आया बच्चों ये 34वां क्वेश्चन है, ये दूसरे का आंसर है, पढ़ लेना, ये तीसरे का आंसर है, चलो बाय बाय। ओके ओके ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, इस कथन की 20 शब्दों में पुष्टि करो। यानी कि सत्याग्रह क्या है? एक शुद्ध आत्मबल है। आओ समझो, सत्य आत्मा का यह पदार्थ है जो ज्ञान को सूचित होता है और इस प्रकार इस बल को सत्याग्रह कहते हैं। ये क्या हुआ? देखो दोबारा समझो, सत्य जो है ना, सत्य, ठीक है, सत्य ये आत्मा का एक ऐसा पदार्थ है जो ज्ञान की सूचना देता है और इस प्रकार के बल को हम सत्याग्रह कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा हथियार क्या है भाई? तो देखो, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी और इसमें घोषणा की कि असहयोग यानी कि सत्याग्रह के माध्यम से ही भारत में ब्रिटिश शासन का पतन हो सकता है, क्योंकि वे भारतीयों के सहयोग से ही अपना साम्राज्य बना सकते हैं। ठीक है, जब हमारी तरफ से सहयोग मिलेगा तभी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं वो। अब 34वां क्या, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आप पूरा का पूरा जो पैसेज है अगर आपने पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर दिखा दूं एक बार, ठीक है। ये रहे, देखो ये आपके 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3, और इन तीनों ही क्वेश्चंस के हम अगर आंसर की बात करें तो 34 का 34.1, 2 एंड 3 अच्छे से आंसर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो 35 क्या कहता है। 35 में लिखा है बच्चों, महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी आबादी 110 मिलियन से अधिक है। राज्य मुंबई सहित कई बड़े शहरों का घर है और एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र भी है महाराष्ट्र। हालांकि राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिसके जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण बढ़ते दबाव में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जल संसाधन प्रबंधन के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। ये भूजल का अत्यधिक दोहन। महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक भूजल तनावग्रस्त राज्यों में से ही एक है, जहां पानी की मांग आपूर्ति से अधिक है। कृषि और शहरी उपयोग के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर में गिरावट आ रही है। इसके अलावा जिसका जल संसाधनों की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डालता है। द्वितीय, सतही जल का प्रदूषण अर्थात औद्योगिकरण और शहरीकरण ने नदियों और झीलों जैसे सतही जल निकायों को प्रदूषण बढ़ा दिया है। प्रदूषण के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, तृतीय, अक्षम सिंचाई पद्धति अर्थात किसी क्षेत्र में महाराष्ट्र में पानी का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो कुल पानी के उपयोग का लगभग 80% है। हालांकि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियां जैसे कि बाढ़ सिंचाई अक्षम है और पानी की बर्बादी का कारण भी बनते हैं, ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे 3, नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य द्वारा झेले जा रहे जल संकट के किन्हीं 2 रीजन को बताओ, ठीक है। तो 2 रीजन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि नंबर 1, महाराष्ट्र के जल संकट का सामना करने के 2 कारण, भूजल का अत्यधिक दोहन, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण सतही जल निकायों का प्रदूषण, यानी कि जो भूजल है उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से जो यहाँ का बाकी का एरिया है वो ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, ठीक है ना, ये चीजें। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य होने के बावजूद भी महाराष्ट्र अभी भी जल संकट का सामना कर रहा है। इसको 40 शब्दों में पुष्ट करो। यह बात सही है बच्चों? कैसे? तो देखो यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि देश में दूसरी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने के बावजूद भी बाढ़ सिंचाई जैसी पारंपरिक सिंचित पद्धतियों के कारण महाराष्ट्र में पानी की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ सिंचाई में पानी का अत्यधिक उपयोग होता है और पानी अपवाह के कारण खो जाता है, जिससे अन्य उपयोगों के लिए पानी कम उपलब्ध रह पाता है, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सामना किए जा रहे जल संकट को कम करने के लिए कोई 2 प्रावधान प्रस्तावित कीजिए। आप अपनी तरफ से बताओ 2 प्रावधान। जैसे कि महाराष्ट्र में जल संकट को खत्म करने के लिए अधिक कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक समाधान हो सकता है ना, यानी कि सिंचाई प्रणाली को और कुशल बनाए, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम, जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था साइंस में, है ना, ये सब कंपनी का उपयोग करते हैं और उनके वितरण में अधिक लक्षित होते हैं। राज्य पश्चिमी घाटों के पश्चिमी किनारों पर भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जहां अधिकतम वर्षा होती है। इससे महाराष्ट्र राज्य में पानी का उपयोग और उसकी दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 35वां क्वेश्चन हो गया। अब आता है यहाँ पे हमारा इसी का इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका 35वां क्वेश्चन, जिसमें ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का एक पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, ये रहा पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर का एक पॉइंट है, और तीसरा है इनसफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके 35 के, और इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये रहे आपके पहले वाले का आंसर, ये रहा दूसरे वाले का आंसर, और ये रहा आपके तीसरे वाले का आंसर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, है ना। अब देखो 36 क्या कहता है, तो हटाते हैं। हाँ देखो 36 क्या कहता है,
सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय 2020 में भारत की जीडीपी 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिससे यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 1.947 अमेरिकी डॉलर वर्ष है, जो कि विश्व औसत 11,570 डॉलर से भी बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि भारत में समग्र आर्थिक उत्पादन अधिक है, लेकिन लाभ जनसंख्या के बीच समान रूप से वितरित नहीं है। यानी कि उत्पादन तो समान आर्थिक तरीके से ठीक ठाक है, अच्छा है, अधिक है, लेकिन जो लाभ है वो जनसंख्या में समान रूप से वितरित नहीं है। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक ऐसा सूचकांक है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय जैसे संकेतकों के आधार पर देश के समग्र विकास को मापता है। ठीक है, तो UNDP इसके अनुसार 2020 में भारत का HDI मूल्य ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.647 था, जो विश्व औसत के 0.737 से कम है। ये इस बात को इंगित करता है कि भारत ने हाल के वर्षों में मानव विकास संकेतकों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन, विश्व औसत की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है? भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के कोई एक उपाय बताओ। तो पहले तो ये बताओ रीजन कि कम क्यों है और हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो रहेगा इस तरीके से, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है तेजी से जनसंख्या वृद्धि से। तीव्र विकास दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या की ओर ले जाता है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों की कमी नागरिकों के आय स्तर पर आय स्तर को कम कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए किसी एक उपाय का उल्लेख करें। है ना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए एक उपाय, तो जैसे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार के निवेश के माध्यम से भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। अधिक शिक्षा और नौकरी कौशल व्यक्तियों को अधिक सामान और सेवाओं का उत्पादन करने, व्यवसाय शुरू करने और उच्च आय अर्जित करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, इसके अलावा या फिर 36.3 क्या है कि अपने HDI में सुधार के लिए भारत द्वारा किए जाने वाले किन्हीं दो उपायों का प्रस्ताव कीजिए। तो सिंपल सा है, सबसे पहला है बच्चों यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई, इनके लिए पैसा थोड़ा ज्यादा निकाला गया। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा में निवेश करना भी शुरू कर दिया। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, बजट निकालना शिक्षा के मामले में, और शिक्षा में अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग NGO से खुद सरकार ने निवेश करना शुरू कर दिया, उसे और इंक्रीज करना शुरू किया। ठीक है, अब सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं दिखा दूं। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो आपका आंसर है बच्चों वो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, चलो अब आता है हमारा अगला खंड। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या अब आप लोग तैयार हो अपने सबसे आखिरी खंड के लिए? ठीक है, जल्दी से बोले बच्चों, रेडी हो? सर जी, मैप, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग मैप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मैप का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा 5वां खंड है मानचित्र आधारित प्रश्न का। तो आ जाओ अच्छे से इसको आधारित करके समझते हैं। देखो 37.A ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है कि मानचित्र रेखाओं पे ना 2 नाम दिए गए हैं। तो 1920 में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है। ओके, 2 यहां पे आपको मैप दिए गए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या है हमारा? एक क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कहां गया, ये रहा।
1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन और महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो आपको यहां पर ये जो मैप दिख रहा है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो इस राज्य का क्या नाम है? ठीक है, इस राज्य का क्या नाम है बच्चों, जो कि आपको यहां पे मैप में दिखाई दे रहा है? ठीक है, इस राज्य का क्या नाम है जो मैप में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। राज्य तो खैर हमारा गुजरात हो गया, बट जगह का क्या नाम है जो यहाँ पे इंडिकेशन कर रखी है, ये वाली जगह। ठीक है, गुजरात और जो हमारा महाराष्ट्र, इसके बॉर्डर पे, बॉर्डर क्या है तो खैर गुजरात में, बट थोड़ा सा ऊपर है। क्या नाम है इसका? नाम बताओ जल्दी से बच्चों, जहां पे नमक कानून तोड़ा था, या फिर यूं कहें कि नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया था। क्या नाम है इसका? ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके सर, पैटर्न अलग है। हाँ जी हाँ जी, पैटर्न अलग है आपका। अभी एक नया लाइव सेशन जब अटेंड करूँगा ना आपके लिए, तो जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से आपको मैं करवाऊंगा, नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, वेल जगह का जो नाम है बच्चों, जैसा कि आपको हमने बताया, जगह का नाम है आपका दांडी। ठीक है, जगह का नाम क्या है बच्चों? ये जहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ये है दांडी। और दूसरा जो जहाँ पे 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो है ये कलकत्ता। क्या है ये है कलकत्ता। ओके, ये क्या है बच्चों? कलकत्ता है। अब बारी आती है अगले पॉइंट की। ठीक है, अगला मैप क्या है हमारा? तो अगले मैप में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहला है तमिलनाडु में एक कोयले की खान। ठीक है, चिनाब नदी पर बना बांध, आंध्र प्रदेश में स्थित एक बड़ा प्राकृतिक प्रमुख बंदरगाह, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, अब कहां कहां पे कौन कौन सी चीज, जैसे तमिलनाडु में कोयले की खान, तो तमिलनाडु में कोयले की खान कहां पर है बच्चों? एक सेकेंड। नेवेली। क्या नाम है? नेवेली। आपको दिखाते हैं अभी, ये देखो, ये मैप भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तमिलनाडु में कोयले की खान कहाँ पे है? ये रही, देखो, जिसका नाम है नेवेली। ठीक है, तमिलनाडु में कोयले की खान का क्या नाम हो गया बच्चों? नेवेली। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, चिनाब नदी पर बना बांध। अब चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना है बच्चों? ठीक है, चिनाब नदी बेसिकली है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर का पुराना जो इलाका था उधर की साइड में। ठीक है, तो कौन सा बांध बना है बच्चों वहां पे? बांध बना है सलाल बांध। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिनाब नदी पे कौन सा बांध बना है? सलाल बांध। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, हाँ सलाल बांध है आपका। ठीक है, अगला देखो बच्चों, आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तो उस बंदरगाह का नाम है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये रहा विशाखापट्टनम। क्या नाम है बच्चों? विशाखापट्टनम। और सबसे आखिर में हमसे पूछा गया था कि नोएडा टेक्नोलॉजी पार्क, तो सिंपल सा बात है, ये तो दिल्ली में है, मतलब दिल्ली एनसीआर का जो इधर का इलाका है। सिंपल सी बात है, दिल्ली में या एक बिंदु के रूप में दिखा रखा है ना, तो आप ये समझो कि यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, तो सारी चीज समझ गए ना बच्चों? तमिलनाडु का एक क्या पूछा गया था हमसे? कोयले की खान तमिलनाडु की, चिनाब नदी पे बंधा हुआ बांध, नोएडा टेक्नोलॉजी पार्क, और आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख पत्तन। ठीक है, कैसा? बंदरगाह, एक बड़ा बंदरगाह आंध्र प्रदेश का। ठीक है, वैसे अगर आप सभी चाहें तो इसका जो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन का पार्ट है, आप यहां से देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो एक बार सारे बच्चे बताओ, मैप आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक बार बता दो, क्या आप सभी को यहाँ पे मैप आपका समझ में आ गया ढंग से? अगर हाँ तो सारे बच्चे बोल दो जल्दी से, यस सर। मैप आपको समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से बताओ। और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे इस वीडियो को, इस सेशन को जरूर से लाइक करिए। आपके लाइक ही हमें मोटिवेशन देते हैं बच्चों, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 10th के अपने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि 7 तारीख को है, कल है, इसके लिए जो पीवाईक्यू था हमारा, इसके पार्ट 1 को कर लिया है सर जी यहाँ पे पूरा। नहीं सर, पार्ट 2 था। हाँ जी, पार्ट 2 अब पूरा हो गया, यानी कि ये मान लो कि पीवाईक्यू अब हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, अब सुनो,
इस PYQ के अलावा भी अभी हम आपको कम से कम 2 से लेकर के, जी हाँ, 2 से लेकर के 3 सैंपल पेपर और करवाएंगे बच्चों। तो आप सारे बच्चे बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। अभी आपकी तैयारी और बढ़िया होने वाली है। बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप 10वीं के साथ, ठीक है ना, अगली क्लास 11वीं के बाद और आप 12वीं हम ही से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए वीडियोज आए नई क्लास की तो आप उसको देख सको। अगेन बच्चों, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं थोड़ी ही देर में अगले सैंपल पेपर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए बच्चों अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।